अच्छा, कभी सोचा है कि हाथ में जो फोन है या जो कपड़े हम पहनते हैं, उन्होंने दुनिया भर में कितना लंबा सफर तय किया होगा? आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं वैश्वीकरण, और देखेंगे कि इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को आखिर कैसे बदला। देखिए, हमारे आसपास की हर चीज, चाहे वो फोन हो, कार हो या कपड़े, हर चीज के पीछे एक ग्लोबल कहानी छुपी है। तो एक काम करते हैं, एक स्मार्टफोन का ही उदाहरण ले लेते हैं। इससे ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड वेब, ये पूरा जाल समझना आसान हो जाएगा। तो होता क्या है, एक फोन का डिजाइन शायद अमेरिका में हुआ, उसके पार्ट्स बने चीन या ताइवान में, और फिर उसको असेंबल किया गया, यानी जोड़ा गया भारत में। प्रोडक्शन की यही जो बिखरी हुई प्रोसेस है ना, असल में यही वैश्वीकरण का कोर आइडिया है। मतलब पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की तरह काम कर रही है। तो आज की हमारी चर्चा में हम देखेंगे कि जेब में दुनिया कैसे समा गई, फिर 1991 में भारत ने अपने दरवाजे कैसे खोले, इसके बड़े खिलाड़ी यानी एमएनसीज कौन हैं, और फिर इसके फायदे नुकसान, एक सिक्के के दो पहलू की तरह। और आखिर में इस खेल का रेफरी कौन है और आगे का रास्ता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले शब्द वैश्वीकरण को ही पकड़ते हैं। इसका असली मतलब है क्या आखिर? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया भर के देशों की इकोनॉमीज का आपस में जुड़ जाना। मतलब सामान, पैसा, टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि लोग भी बड़ी आसानी से एक देश से दूसरे देश आ जा सकते हैं। इससे होता यह है कि एक सिंगल ग्लोबल मार्केट बन जाता है। लेकिन भारत हमेशा से इस ग्लोबल मार्केट का हिस्सा नहीं था। एक वक्त था जब हमारी अर्थव्यवस्था, आप कह सकते हैं, काफी हद तक बंद थी। और फिर आया साल 1991 और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, 1991 से पहले भारत की पॉलिसी थी संरक्षणवाद की। मतलब विदेशी कंपनियों और उनके सामान पर भारी टैक्स लगाया जाता था ताकि हमारे अपने घरेलू उद्योग बचे रहें, उन्हें कंपटीशन ना मिले। लेकिन 1991 की जो नई आर्थिक नीति आई, उसने इन दीवारों को गिरा दिया और उदारीकरण के जरिए दुनिया के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। और जब ये दरवाजे खुले ना, तो भारतीय बाजार में कुछ बहुत बड़े और ताकतवर प्लेयर्स ने एंट्री ली, जिन्हें हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां या एमएनसीज। यही वो कंपनियां हैं जिन्हें वैश्वीकरण का असली इंजन माना जाता है। ये दुनिया भर में ऐसी जगहों की तलाश में रहती हैं जहां जहां प्रोडक्शन सस्ता पड़े, कच्चा माल आसानी से मिल जाए और हां, अपने सामान को बेचने के लिए नए कस्टमर्स भी हों। अच्छा, अब भारत में ये कंपनियां काम कैसे करती हैं? इसके कई तरीके हैं। कुछ तो सीधे अपनी फैक्ट्रियां लगा लेती हैं, कुछ यहां की लोकल कंपनियों के साथ मिलकर काम करती हैं, जिसे जॉइंट वेंचर कहते हैं। कभी कभी तो ये यहाँ की सफल छोटी कंपनियों को खरीद ही लेती हैं या फिर उनसे बड़े बड़े ऑर्डर देकर अपना सामान बनवाती है। तो इस बड़े बदलाव ने भारत में जबरदस्त मौके तो पैदा किए, लेकिन जैसा हर बड़े बदलाव के साथ होता है, इसका असर हर किसी पर एक जैसा नहीं हुआ। ये कहानी बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलुओं जैसी है। एक तरफ तो थे वो लोग जिनके लिए अफसरों की जैसे बाढ़ आ गई, खास तौर पर शहरी, पढ़े लिखे, स्किल्ड लोग। नई नई नौकरियां, बेहतर सैलरी और मार्केट में चीजों के इतने सारे ऑप्शन, उनकी तो जिंदगी ही बदल गई। और हां, हम सबको यानी कंज्यूमर्स को भी कम कीमत पर बेहतर सामान मिलने लगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू इतना रोशन नहीं था। विदेशी सस्ते सामान के आगे हमारे छोटे मोटे घरेलू उद्योग जैसे खिलौने या बैटरी बनाने वाले, वो टिक नहीं पाए। कई मजदूरों की नौकरियां चली गईं या अनसेफ हो गईं, क्योंकि कंपनियां अब परमानेंट नौकरी देने से बचने लगी थीं। अब सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे देश और कंपनियां एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो जाहिर है कि कुछ नियम कानून भी होने चाहिए, है ना? तो आखिर इस ग्लोबल गेम में रेफरी की भूमिका कौन निभाता है? और यही सवाल हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन की तरफ ले जाता है। एक ऐसा संगठन जिसका काम ही ये देखना है कि ये व्यापार, ये ट्रेड फेयर हो, निष्पक्ष हो। और ये भूमिका निभाता है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। इसका मेन मकसद है कि व्यापार के रास्ते में जो रुकावटें हैं, उन्हें कम किया जाए और ये पक्का किया जाए कि सभी सदस्य देशों के बीच व्यापार आसानी से और बिना किसी भेदभाव के हो सके। लेकिन यहीं पर एक बड़ा विवाद भी है। कई लोगों का ये मानना है कि WTO के नियम सिर्फ कागज पर ही सबके लिए बराबर हैं। असल में ये अमीर और विकसित देशों के पक्ष में ज्यादा झुके हुए हैं। आरोप ये लगता है कि वे विकासशील देशों पर तो अपने बाजार खोलने का दबाव डालते हैं, लेकिन खुद अपने किसानों को सब्सिडी देकर बचाते रहते हैं। तो इन सब बातों के बाद हम कहां खड़े हैं? देखिए,
सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आती है वो ये है कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक जैसा नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कुछ लोग तो बहुत आगे निकल गए, लेकिन कई लोग पीछे छूट गए। और यही बात हमें एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या एक न्यायसंगत यानी फेयर वैश्वीकरण मुमकिन है? एक ऐसा वैश्वीकरण जो सबके लिए मौके बनाए और जिसके फायदों का बंटवारा ज्यादा बराबरी से हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।